हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा था और एग्रीगेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमने वहाँ पर ये सब चीज़ पढ़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि एग्रीगेट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे एग्रीगेट्स के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं कि एग्रीगेट्स हम किसको बोलते हैं, और इसमें अब हमें पढ़ना है कि एग्रीगेट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो एग्रीगेट्स हमारे पास 3 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला है कोर्स एग्रीगेट, दूसरा है फाइन एग्रीगेट और तीसरा होता है ऑल इन वन एग्रीगेट। तीसरे का आइडिया लग ही गया होगा कि ऑल इन वन, फाइन और कोर्स को मिलाकर कोई भी हम साइज रख सकते हैं, तो उसको हम ऑल इन वन एग्रीगेट बोलते हैं। फाइन एग्रीगेट क्या होता है, उसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, उसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, और फिर इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो एग्रीगेट्स तो आप जानते ही हैं, जैसे आपको फिगर में यहाँ पर दिख रहे हैं, तो हम इनको एग्रीगेट्स बोलते हैं। तो एग्रीगेट्स आर कोर्स पार्टिकल्स रॉक लाइक मटेरियल। अब कोई भी चट्टान या फिर रॉक टाइप के मटेरियल होते हैं तो हम उनको एग्रीगेट्स बोलते हैं, जिसमें 0.1 mm से लेकर 50 mm तक का साइज़ होता है। अब इसके अंदर ग्रेवल भी आ जाता है, क्रश्ड रॉक यानी कि जो बड़ी रॉक है उसके छोटे छोटे टुकड़े अगर हम कर दें, या फिर सैंड, या फिर कंक्रीट ऐसा है जिसको हमने रिसाइकिल किया है, यानी कि पहले से ही कंक्रीट था उसको फिर से यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिसाइकल्ड कंक्रीट। ग्रेवल यानी कि बजरी। सिंथेटिक एग्रीगेट ये भी हमने पढ़ लिया था, जिसको हमने आर्टिफिशियल एग्रीगेट बोला था, यानी कि जिस एग्रीगेट को हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं वो है सिंथेटिक एग्रीगेट। तो ये सब चीज़ें को हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। अब एग्रीगेट एक ग्रैनुलर मटेरियल होता है। ग्रैन्यूल मतलब काफ़ी चीज़ों को मिलाकर बना होता है, जैसे कि सैंड, ग्रेवल, क्रश्ड स्टोन और क्रश्ड हाइड्रोलिक सीमेंट कंक्रीट और आयरन ब्लास्ट। तो इन सब चीज़ों से मिलकर कंक्रीट और एग्रीगेट्स बने होते हैं। तो हम अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं, जिन मेथड्स को फॉलो करके हम इनका साइज़ पता लगाते हैं। अब हमें कुछ कैटेगरी चाहिए, क्योंकि अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें देखना होगा कि कहाँ पर कौन सा एग्रीगेट यूज़ करना है। अगर बीच में स्पेस आ रही है एग्रीगेट्स, आप इमेजिन करो, जैसे मैंने आपको बॉल वाला एग्जांपल बताया था कि अगर हम फुटबॉल लेते हैं, फुटबॉल इकट्ठी रख देते हैं तो इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचता है। अगर ऐसे ही स्पेस बचा रहता है तो कंक्रीट ऐसे वीक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कंक्रीट के अंदर जो बड़े बड़े एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट जिन्हें बोलते हैं, उनके बीच में स्पेस को भरने के लिए हम फाइन एग्रीगेट को यूज़ करते हैं। तो फाइन एग्रीगेट वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो अब ये पता करने के लिए कि कौन से एग्रीगेट को हम फाइन बोलेंगे, कौन से एग्रीगेट्स को हम कोर्स बोलेंगे, तो हमने अलग अलग मेथड्स फॉलो किए, जैसे कि सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग सीव का साइज़ जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हम साइज़ का अलग अलग सीव साइज़ छलनी जिसमें अलग अलग साइज़ के होल होते हैं उनको एक सीरीज़ में लगा देते हैं, और फिर कोई भी एक सैंपल लाते हैं जिसमें अलग अलग साइज़ के एग्रीगेट्स होते हैं। फिर हम उसको वहाँ से सैंपल को सबसे ऊपर छलनी में डालते हैं, तो वो पास होते होते जिस होल से साइज़ ज़्यादा होता है वहाँ पर वो रुकते रहते हैं। बाकी साइज़ अगर छोटा होता है तो नीचे पास होते रहते हैं, फिर कहीं जाकर अटक जाते हैं। तो ऐसे हम सीव एनालिसिस से साइज़ पता कर लेते हैं कि किसी भी सैंपल के अंदर क्या साइज़ है एग्रीगेट्स का। तो सीव एनालिसिस हम यूज़ करते हैं। तो टाइप ऑफ एग्रीगेट क्या क्या है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट होते हैं मेन। अब ये हर एक टाइप का एग्रीगेट भी कई टाइप में डिवाइड है, जैसे हमने शेप के बेसिस पर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि राउंड भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास एग्रीगेट्स हो सकते हैं। तो हम सीव एनालिसिस के थ्रू इसको फाइंड करते हैं कि कौन सा एग्रीगेट्स किस साइज के होते हैं हमारे पास। अब देखो, मेन हमारे पास आ गया है टाइप ऑफ एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट। तो सबसे पहला है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स ग्रेन्ड एग्रीगेट्स विल नॉट पास थ्रू अ सीव ऑफ 4.75 mm ओपनिंग्स।
अब कोर्स ग्रेन्ड एग्रीगेट वो एग्रीगेट होते हैं जो 4.7 mm सीव से पास नहीं होते हैं, यानी कि इनका साइज़ 4.7 mm से ज़्यादा होता है। तो जो भी एग्रीगेट्स ऐसे हैं जिनका साइज़ 4.75 mm से ज़्यादा है, तो उन एग्रीगेट्स को हम कोर्स ग्रेन्ड एग्रीगेट्स बोलते हैं। कोर्स और फाइन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। कोर्स मतलब थोड़े से बड़े पार्टिकल्स और फाइन का मतलब थोड़े छोटे पार्टिकल्स। तो अगर हम सीव लेंगे, सीव में जो होल्स हैं, जो छेद बने हैं, उनका साइज़ 4.75 से थोड़ा सा कम है। तो अब जो 4.75 से ज़्यादा वाले होंगे तो वो सब वहाँ अटक जाएंगे, वो उन होल से पास नहीं हो पाएंगे, होल से नहीं निकल पाएंगे। तो वो सब एग्रीगेट जो कि 4.75 mm सीव से नहीं निकल पा रहे हैं और 4.75 mm से बड़े हैं, इन सब को हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। These particles that are predominantly retained on the 4.75 mm नंबर 4 सीव, तो अलग अलग हमारे पास जो सीव्स होती हैं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे कि अलग अलग सीव्स होती है हमारे पास। तो ये नंबर 4 की होती है। एंड विल पास थ्रू 3 इंच स्क्रीन आर कॉल्ड कोर्स एग्रीगेट, और जो 3 इंच स्क्रीन से पास हो जाते हैं उनको हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। द कोर्सर द एग्रीगेट द मोर इकोनॉमिकल द मिक्स। अब जितने ज़्यादा कोर्स होंगे, कोर्स का मतलब साइज, बड़े साइज वाले एग्रीगेट्स होंगे हमारे पास, उतना ही हमारा मिक्स इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल यानी कि हमारे पैसे बचेंगे, हमारे लिए वो मिक्स किफ़ायती होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोर्स एग्रीगेट नहीं हुआ तो अगर आप इमेजिन करो कि कोर्स एग्रीगेट हमारे पास नहीं है, तो उस बड़े एग्रीगेट की जगह हमें बहुत सारे छोटे एग्रीगेट्स डालने पड़ेंगे, फाइन एग्रीगेट्स। और फाइन एग्रीगेट ऐसे तो आपस में चिपकेंगे नहीं, तो हमें उसके लिए सीमेंट भी यूज़ करना पड़ेगा, और सीमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। तो सीमेंट को यूज़ करेंगे, वाटर को यूज़ करेंगे, तो सब चीज़ें और ज़्यादा यूज़ होंगी। तो अगर हमारे पास कोर्स एग्रीगेट अवेलेबल है तो हम उस कोर्स एग्रीगेट को यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा मिक्सचर इकोनॉमिकल होता है, हमें किफ़ायती मिक्सचर पड़ता है। लार्जर पीसेस ऑफर लेस सरफेस एरिया टू द पार्टिकल्स। अब जो लार्जर पीस होते हैं, जो बड़े बड़े एग्रीगेट्स हैं, उनका सरफेस एरिया कम होता है और इक्विवेलेंट वॉल्यूम से ज़्यादा। कहने की बात वही है कि अब ये पार्टिकल्स पूरी स्पेस घेर लेते हैं और आसपास वाले पार्टिकल सीमेंट के थ्रू इनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि सीमेंट एक बाइंडर होता है, बांध के रखता है पूरे मिक्स को। यूज ऑफ द लार्जेस्ट परमिसिबल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट परमिट्स अ रिडक्शन इन सीमेंट एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हम ज़्यादा लार्ज एग्रीगेट्स यूज़ करेंगे, मतलब कोर्स एग्रीगेट्स यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा सीमेंट कम लगेगा और वाटर भी हमारा कम लगेगा। कैसे कम लगेगा ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जहाँ पर मानो कि एक जार है आपके पास कोर्स एग्रीगेट वाला बिल्कुल उसी शेप का, और एक जार है जिसमें आपके पास फाइन है, तो कोर्स को किसी कंक्रीट के अंदर फिट करने के लिए कि वो अलग ना हो, वहाँ से वो हटे ना, तो हमें सीमेंट उसकी जो बाउंड्री है बस वहाँ चिपकेगा और वो कंक्रीट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो फाइन एग्रीगेट है, उन सबको एक साथ चिपकाने के लिए हमें ज़्यादा सीमेंट चाहिए, क्योंकि सीमेंट ही एक दूसरे को जोड़ के रखेगा। तो ज़्यादा सीमेंट लगेगा, हमारा ज़्यादा पानी लगेगा, तो हमारे लिए कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। Using aggregate larger than the maximum size of coarse aggregate permitted can result in interlock and form arches or obstruction within a concrete form। तो जितना भी कोर्स एग्रीगेट का साइज़ है, हमें सिर्फ वही साइज़ लेना है। अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एग्रीगेट्स यूज़ कर लेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास दिक्कत होगी। तो जो भी हमें रेंज बताई गई है, हमें उस रेंज के अंदर अंदर ही कोर्स एग्रीगेट को यूज़ करना है। दिस अलाउज द एरिया below to become a void, or to best to become filler with finer particles of sand and cement only, and results in a weakened area। तो अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े एग्रीगेट्स को यूज़ करते हैं, तो ऐसी एग्रीगेट्स को यूज़ करने में वहाँ पर वॉइड आ जाता है। वॉइड यानी खाली जगह आ जाती है। खाली जगह आती है तो हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और स्ट्रेंथ कम हुई तो स्ट्रक्चर खराब हुआ। तो ऐसे केस में जितना साइज गिवन है हमारे पास,
जितना साइज़ बता रखा है एग्रीगेट्स का, सिर्फ उतना साइज़ को ही हम यूज़ करते हैं, ना तो उससे कम करते हैं और ना ही उससे ज़्यादा करते हैं। तो कोर्स एग्रीगेट के बारे में आप यहाँ से रीड कर लो। यहाँ तक हमारा कोर्स एग्रीगेट का बेसिक इंट्रोडक्शन है। और फिगर में भी आपको जो दिख रहा है साइज़, ये 4.75 mm से ज़्यादा है। इतना अंदाज़ा 4 mm का अंदाज़ा आपको लगभग होगा ही। तो 4.75 mm से जितना भी ज़्यादा एग्रीगेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। फॉर कोर्स एग्रीगेट्स इन रोड्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर डिज़ायरेबल। तो जो भी कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं, जब हम उनको रोड्स में यूज़ करते हैं तो अब क्या क्या प्रॉपर्टी उनके अंदर क्या ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम उनको यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? सबसे पहली चीज़ स्ट्रेंथ। कंक्रीट के कोर्स एग्रीगेट के अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, उसके अंदर हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। टफनेस, ड्यूरेबिलिटी, शेप ऑफ एग्रीगेट्स और एडहेशन विथ बिटुमेन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। स्ट्रेंथ होती है कि लोड को झेलने की क्षमता। हार्डनेस, कोई भी फोर्स आने से शेप चेंज नहीं हो रही है। टफनेस, कोई भी अगर फोर्स आ रही है तो वो स्ट्रक्चर की शेप नहीं बिगाड़ पा रही है, यही टफनेस है। ड्यूरेबिलिटी क्या है कि स्ट्रक्चर बहुत लंबे समय तक चल पा रहा है। अब जो कोर्स एग्रीगेट्स होंगे तो कोर्स एग्रीगेट्स के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेंगे, ड्यूरेबल हैं, टिकाऊ हैं। और शेप ऑफ एग्रीगेट्स, अब एग्रीगेट्स की शेप से भी स्ट्रेंथ, एक दूसरे में सब अटक जाते हैं तो स्ट्रेंथ अच्छी आती है। और एडेशन विद बिटुमिन हम रोड बनाने में यूज़ करते हैं, तो उसके साथ जितना भी मिक्सअप होता है, क्योंकि एग्रीगेट्स और बिटुमिन को मिला के हम रोड बनाते हैं, तो इनका एडेशन यानी कि चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब चिपक जाते हैं तो अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ कोर्स एग्रीगेट्स के अंदर होती हैं, इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप रीड कर लो। और देखो डायग्राम में भी गिवन है कि जब हम रोड बना रहे हैं तो रोड के अंदर भी कोर्स एग्रीगेट का यूज़ होता है, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज़ स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, ड्यूरेबिलिटी, शेप ऑफ एग्रीगेट्स और एडहेशन विथ बिटुमिन। एडहेशन का मतलब होता है चिपकना, जुड़ जाना। कोहेशन होती है एक चीज़ और एक होता है एडहेशन। को का मतलब होता है सेम। तो अगर सेम पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो उसको हम बोलते हैं कोहेशन। और अलग अलग पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं एडहेशन। जैसे यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, एग्रीगेट है और बिटुमिन है, दोनों चिपक रहे हैं तो ये एडहेशन है। ओके, तो यहाँ से कोर्स एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइन एग्रीगेट्स। तो फाइन एग्रीगेट्स कौन से होते हैं? द अदर टाइप ऑफ एग्रीगेट्स आर दोज पार्टिकल्स पासिंग द 9.5 mm sieve, almost entirely passing the 4.75 mm sieve and predominantly retained on the 75 micron। अब ऐसे पार्टिकल जो कि 9.5 mm सीव से भी पास हो गए, यानी कि जो सबसे बड़े होल्स हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस थी जिस सीव के अंदर, वहाँ से भी वो निकल गए। इसका मतलब बहुत छोटे हैं कि वो किसी भी स्पेस से निकल पा रहे हैं। तो 9.5 mm से भी निकल गए। 4.75 जिसके ऊपर जो मटेरियल अटके थे उन्हें हमने बोला था कोर्स एग्रीगेट,
लेकिन जो फाइन है वो कोर्स वाली सीव से भी पास हो गए, 4.75 से भी छोटे हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो कि 75 माइक्रोन सीव पर आकर अटक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। फॉर इंक्रीज्ड वर्केबिलिटी एंड फॉर इकोनॉमी as reflected by use of less cement, the fine aggregate should have a round shape। तो अगर हमें वर्केबिलिटी बढ़ानी है, वर्केबिलिटी का मतलब है काम करने में आसानी, आसानी से हमारा काम हो जाए, हमारा मिक्स आसानी से बन जाए, हम अच्छे से प्लेस कर दें और सब काम सही से हो जाए, तो हम उसको वर्केबिलिटी बोलते हैं। तो अगर हमें वर्केबिलिटी को बढ़ाना है और इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी कि अपना कंस्ट्रक्शन है किफ़ायती करना है, पैसे बचाने हैं। पैसे बचाने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने स्ट्रेंथ ही हटा दी, जितना मटेरियल जहाँ पे रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही मटेरियल लगाया, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लगाया। तो इकोनॉमी को भी देखा है। तो लेस सीमेंट हमें लगाना होगा क्योंकि सीमेंट काफ़ी महंगा है। तो जब लेस सीमेंट लगाएंगे हम, तो फाइन एग्रीगेट का इस कंडीशन में राउंड शेप होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था राउंड शेप के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो सबसे अच्छी होती है और इंटरलॉकिंग अच्छी हो जाती है। तो राउंड शेप के ये फाइन एग्रीगेट्स होने चाहिए। द पर्पस ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज टू फिल द वॉइड्स इन द कोर्स एग्रीगेट एंड टू एक्ट एज अ वर्केबिलिटी एजेंट। अब मेन काम क्या होता है फाइन एग्रीगेट का? फाइन एग्रीगेट का मेन काम होता है जितने भी स्पेस बचे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझो, हमने फुटबॉल्स ली, 10-15 फुटबॉल ली और क्रिकेट वाली बॉल्स ली हैं बहुत सारी। तो हमने एक लेयर बनाई फुटबॉल्स की। तो फुटबॉल्स के बीच में आप देखोगे, जब आप सारी फुटबॉल्स मिला मिला के रख दोगे तो बीच में बहुत सारी स्पेस बचती है। तो बीच में हम क्रिकेट बॉल्स को वहाँ पर फिट कर सकते हैं, तो बहुत सारी क्रिकेट बॉल्स बीच में आ जाएंगी, एक स्पेस में 2-3 क्रिकेट बॉल्स समा जाएंगी। तो अब हम यहाँ फुटबॉल्स को बोल सकते हैं कि वो कोर्स एग्रीगेट है, और जो छोटी वाली बॉल्स हैं, क्रिकेट बॉल्स हैं या फिर टेनिस की बॉल है, तो उन बॉल्स को हम बोल सकते हैं कि वो बॉल्स हैं फाइन एग्रीगेट। तो अब हमारा काम क्या हुआ है? कोर्स एग्रीगेट हमने यूज़ किया है जिससे कि वर्केबिलिटी आसान हो और हमारे ज़्यादा पैसे ना लगें, और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है कोर्स एग्रीगेट की। और बीच में हमने फाइन एग्रीगेट, उसमें जो भी बीच की जगह बच रही थी उसमें हमने फाइन एग्रीगेट डाल दिए। तो इस टाइप से हम कंक्रीट के अंदर भी करते हैं बीच की स्पेस को भरने के लिए। तो अब जब फाइन एग्रीगेट डालें, एक तो ये बीच की स्पेस भी भर देते हैं और साथ में ये वर्केबिलिटी एजेंट भी बन जाते हैं, यानी कि काम करने का जो तरीका है, काम करने में हमें आसानी साथ में हो जाती है। तो फाइन एग्रीगेट में ये सब चीज़ें हैं। तो फाइन एग्रीगेट आप यहाँ से रीड कर लो, हर चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन कर दी है। बस कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट आप हेडिंग देखोगे तो आपको ये चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी, याद आ जाएंगी। बेसिक इतनी सी बात है कि जो 4.75 mm से पास नहीं होता है मटेरियल एग्रीगेट्स, तो उनको हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, पैसे बचाने के लिए हम कोर्स एग्रीगेट को यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। और फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के बीच में जितनी स्पेस बचती है वो स्पेस घेर लेता है और साथ में इकोनॉमिकल बनाने के लिए वर्केबिलिटी एजेंट है, काम करने का तरीका आसान कर देता है। तो फाइन एग्रीगेट हम इसको बोलते हैं। फाइन एग्रीगेट आप यहाँ से रीड कर लो। बाकी जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो शेप के बेसिस पर पढ़ी थी, डेंसिटी के बेसिस पर पढ़ी थी। ये प्रॉपर्टी है हमारी साइज़ के बेसिस पर। साइज़ के बेस पर तो हमने किया है कि कितना साइज़ है, कितने से कितने साइज़ में हम 4.75 है, उससे ज़्यादा है तो कोर्स एग्रीगेट्स हैं, और उससे कम है तो हमारा 75 माइक्रोन तक है तो हम उसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। तो फाइन एग्रीगेट आपने यहाँ से रीड कर लिया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स ऑल्सो हैज़ इफेक्ट ऑन रिजल्टिंग कॉन्क्रीट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा हम एग्रीगेट यूज़ करेंगे उसका डायरेक्ट असर पड़ता है कॉन्क्रीट के अंदर। जैसे
अलग अलग साइज होते हैं, साइज में वेरिएशन है, यानी कि हमने कहीं पर फाइन यूज़ किया है, कहीं पर कोर्स यूज़ किया है, तो अब इसका असर हमें कंक्रीट में देखने को मिलेगा। उसकी ग्रेडिंग कैसी है? ग्रेडिंग का मतलब है कौन से साइज के पार्टिकल्स यूज़ हुए हैं, सिर्फ कोर्स ही किए हैं या सिर्फ फाइन ही किए हैं या फिर दोनों को मिक्स किया है, और कोर्स ज़्यादा करे हैं या फाइन ज़्यादा मिक्स करें हैं, तो ये सब चीज़ें ग्रेडिंग के अंदर आती है। तो ग्रेडिंग, टेक्सचर, शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स, तो इन सब चीज़ों का कंक्रीट पर असर पड़ता है। पर्पस एंड यूजेस ऑफ एग्रीगेट्स, तो पर्पस क्या होता है और एग्रीगेट का यूज़ क्या है? इन कंक्रीट एंड एग्रीगेट इज़ यूज्ड फॉर इट्स इकोनॉमी फैक्टर, तो बेसिक बात तो यही है कि इकोनॉमी देखने के लिए हम एग्रीगेट को यूज़ करते हैं, और साथ में कोई क्रैक ना आए, क्योंकि अगर हम सीमेंट ही यूज़ करेंगे तो सीमेंट में हमने पढ़ा था कि हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, हीट निकलेगी तो क्रैक बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए, क्रैक्स ना लाने के लिए भी हम एग्रीगेट्स को यूज़ करते हैं। एग्रीगेट्स आर यूज्ड एज द बेस, सब बेस और सरफेस ऑफ रोड्स इन सेवरल फॉर्म्स, तो एग्रीगेट को हम बेस में, सब बेस में जब हम रोड के बारे में पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है और सब ग्रेड क्या होता है, तो ये सब चीज़ें तब पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना देखो, और बेसिक बात ये है कि रोड जब हम बनाते हैं तो रोड के अंदर हम एग्रीगेट्स को यूज़ करते हैं। इन सेकेंड पॉइंट, इन रोड्स एंड रेलवे बेलास्ट इट इज़ यूज्ड टू हेल्प डिस्ट्रीब्यूट द लोड एंड असिस्ट इन ग्राउंड वाटर रनिंग ऑफ द रोड। अब आपने देखा होगा कि रोड के अंदर और रोड में और रेलवे में जब आप स्टेशन पर जाओगे तो देखना रेलवे ट्रैक पर पत्थर पड़े होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? ट्रेन कितना ज़्यादा लोड होता है ट्रेन का, उस ट्रेन का जो वेट है, लोड है, उसको ज़मीन में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब अलग अलग पत्थर पर लोड चला जाता है और सारे पत्थर अपना अपना लोड ज़मीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वहाँ पर इन बेलास्ट का यूज़ होता है। तो उन पत्थर, क्वेश्चन आता है कि रेलवे ट्रैक के पास जो आपको पत्थर दिखते हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम होता है बेलास्ट। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ होता है लोड, और ग्राउंड वाटर जो आ जाता है उसको रोड से हटाने के लिए। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दस रिड्यूस द कॉस्ट। अब वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, बहुत सारी स्पेस घेर लेते हैं ना कंक्रीट में, तो वॉल्यूम कम कर देते हैं, तो इससे हमारे पैसे बचते हैं, क्योंकि नहीं तो हमें सीमेंट यूज़ करना पड़ता। एग्रीगेट्स अकाउंट फॉर 60 to 75% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो 60 से 75% तक का, अगर हम एक कंक्रीट में देखें तो 60 से लेकर 75% तक एग्रीगेट्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी रहता है, यानी कि जैसी शेप हमने शेप बनाया है, साइज बनाया है, तो वैसा ही मेंटेन रहता है। इन्फ्लुएंस हार्डनेस, एब्रेशन रेसिस्टेंस, इलास्टिक मॉड्यूलस एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट टू मेक इट मोर ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग एंड चीपर, तो ये चीपर बना देता है, सस्ता बना देता है और लॉन्ग टर्म तक चलने वाला बना देता है स्ट्रक्चर को। अदर यूजेस इंक्लूड फिल्स, बैकफिल्स, ड्रेनेज, तो इन सब के अंदर भी बैकफिल होता है, जहाँ कहीं हम दीवार बनाते हैं पीछे की मिट्टी को रोकने के लिए, तो अगर कहीं आप पहाड़ों में जाओगे तो पहाड़ों में देखना बैकफिल्स बने होते हैं, पूरी मिट्टी को रोकने के लिए बने होते हैं, तो इन सब में इसका यूज होता है। तो एक तो हमने पढ़ा है फाइन एग्रीगेट, एक पढ़ा है कोर्स एग्रीगेट, और तीसरा होता है ऑल इन वन। तो ऑल इन वन कौन सा होता है? नाम से ही आप समझ जाओ, ऑल इन वन, कि जितने भी एग्रीगेट्स हैं सबको हम एक में अगर मिक्स कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑल इन वन एग्रीगेट। यानी कि एग्रीगेट अगर हम साइज के बेसिस पर देखें तो 3 हैं हमारे पास कोर्स ग्रेन्ड है, हमारे पास फाइन ग्रेन्ड है, और तीसरा है हमारे पास ऑल इन वन एग्रीगेट्स। तो 3 तरीके के एग्रीगेट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ से ये प्रॉपर्टीज रीड कर लो एग्रीगेट्स की, कि एग्रीगेट्स को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं।
तो यहाँ से हमने एग्रीगेट्स के शेप के बेसिस पर कवर कर लिया है। ओके, थैंक यू।